आपके अपने चैनल SR सक्सेस 2 वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसर्ग संयोजन यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत के अंतर्गत उपसर्ग संयोजन संख्या 4 वाले संकुल के उदाहरणों को विस्तार से समझना। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। इसकी पिछली वीडियो जिसमें हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के तथ्यों को और उपसर्ग संयोजन संख्या 6 वाले संकुल के उदाहरणों को विस्तार से समझे थे, तो यदि वह वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वह वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसर्ग संयोजी यौगिकों में बंधन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए वर्नर का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो वर्नर सिद्धांत के बाद समय समय पर अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, तो जिसमें संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में VBT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे CFT, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT और अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं वर्नर सिद्धांत के बाद में। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत को विस्तार से समझे थे। फिर भी आज हम उपसर्ग संयोजन संख्या 4 वाले संकुल को उदाहरणों को समझने के लिए हम इसे एक बार और समझ लेते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत को L. पॉलिंग एवं J.L. स्लेटर नाम के साइंटिस्ट द्वारा सन 1931 में प्रस्तुत किया गया था। तो यह सिद्धांत कुछ तथ्यों पर आधारित है। तो ये तथ्य 4 पॉइंट में है। फर्स्ट, केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकेंड, बंध का प्रकार। थर्ड, संकुल की ज्यामिति। और फोर्थ, संकुल के चुंबकीय गुण। फर्स्ट, केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उपसर्ग संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड होता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके ये केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसर्ग संयोजन बंध बनाता है। तो जो केंद्रीय धातु आयन होता है इसमें D कक्षक उपस्थित होता है और जब रिक्त D कक्षक होने पर लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार कर सकता है। तो इस प्रकार से जो केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसमें हम देखेंगे कि D कक्षक उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं इसमें उपसर्ग संयोजन संख्या के ही बराबर रिक्त S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक होते हैं। तो S, P और D कक्षक ये आपस में संकरित होकर के समान संख्या में संकर कक्षक बनाते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। सेकंड, बंध का प्रकार। तो उपसर्ग संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त D कक्षक होते हैं जिससे यह अलग अलग प्रकार के संकर कक्षक बनाते हैं और लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है केंद्रीय धातु आयन को, जिससे लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच में उपसर्ग संयोजक बंध बनता है। थर्ड, संकुल की ज्यामिति निश्चित। तो यहाँ पर जब संकरण होता है तो केंद्रीय धातु आयन के पास D कक्षक उपस्थित होते हैं। तो ये D कक्षक 2 प्रकार के होते हैं, एक N-1 D कक्षक जिसको आंतरिक D कक्षक कहते हैं या न्यून चक्रण संकुल कहते हैं, और दूसरा होता है ND कक्षक जिसे बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। तो यहाँ पर N-1 D कक्षक और ND कक्षक में कंफ्यूज नहीं होना है। N-1 D कक्षक ये आंतरिक कक्षक है और ND कक्षक ये बाह्य कक्षक है। इसको हम उदाहरणों से और अच्छे से समझ सकेंगे। और फोर्थ है संकुल के चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण से हम समझते हैं कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है तो वह संकुल प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान रखना है
कि जो संकुल निर्माण होता है, तो संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण कुछ मात्रा में लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के विपरीत भी युग्मित हो जाते हैं। जैसे कि हम हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम में हम देखते हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, फिर वो बाद में जब पूरा कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब फिर वो युग्मित होते हैं। तो यहाँ पर इसके विपरीत भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसा कि हम अभी तक संकरण में पढ़ते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित अवस्था में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये पीछे की तरफ आते हैं, मतलब हुंड की बहुलता के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं करना है, सभी को क्लियर करते हुए हमको आगे समझते जाना है। तो यहाँ पर हम संयोजकता बंध सिद्धांत के तथ्यों के आधार पर चतुष्फल की संकुल के उदाहरणों को समझेंगे। तो यहाँ पर उपसर संयोजन संख्या 4 वाले संकुल के हमें 2 उदाहरण प्रदर्शित है। तो फर्स्ट है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 संकुल। यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। और सेकेंड उदाहरण है टेट्रा साइनोनिकिलेट सेकेंड आयन। तो यहाँ पर जो निकिल है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। फर्स्ट टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 संकुल। तो यहाँ पर ये उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन निकिल है और लिगेंड कार्बोनिल है। तो केंद्रीय धातु आयन निकिल का परमाणु क्रमांक 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 4p0। तो जैसा कि हमको यहाँ पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम प्रदर्शित है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और 4s के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p का कक्षक रिक्त है। तो यहाँ पर चूंकि निकिल केंद्रीय धातु परमाणु है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है, तो ये जब बंध का निर्माण होता है तो इसमें जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है ये 3d के कक्षक में व्यवस्थित हो जाता है। तो निकिल का ऑक्सीकरण संख्या 0 के sp3 संकरित कक्षक हम देख रहे हैं। तो इसमें जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है ये 3d में आ जाता है। इस उपसर संयोजी यौगिक में हम देख रहे हैं कि लिगेंड की संख्या 4 है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें 4 रिक्त कक्षाओं की आवश्यकता होगी ताकि लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाए और उसको वह स्वीकार कर सके। तो यहाँ पर जैसा कि हमको प्रदर्शित है, यहाँ 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में व्यवस्थित हो जाता है जिससे 4s और 4p का कक्षक रिक्त हो जाता है और जो केंद्रीय धातु आयन है ये sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो यहाँ जैसा कि हमको प्रदर्शित है कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 संकुल के sp3 संकरित कक्षक। तो यहाँ पर sp3 संकरित कक्षक में लिगेंड जो कार्बोनिल लिगेंड है इसके इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें भरे जाएंगे और केंद्रीय परमाणु निकिल या sp3 संकरित अवस्था में होगा। यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 संकुल की चतुष्फल की संरचना प्रदर्शित है। यहाँ उपसर संयोजन संख्या 4 वाले संकुल में या तो आकृति चतुष्फल की होती है या वर्ग समतली होती है। तो यहाँ पर जो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 संकुल है इसकी आकृति चतुष्फल की होती है और इसका चुंबकीय गुण इसमें यह प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3d कक्षक है इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए यह संकुल प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 संकुल के अलावा चतुष्फल की संरचना वाले और भी अन्य उदाहरण होते हैं जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है और इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण होते हैं। तो चलिए आगे हम इसको सेकेंड उदाहरण से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सेकेंड उदाहरण है टेट्रासाइनोनिकिलेट सेकेंड आयन। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु निकिल है और जो लिगेंड है ये साइनो है। तो यहाँ पर भी जो केंद्रीय परमाणु निकिल है इसके परमाणु क्रमांक 28 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 4p0। तो यहाँ पर जैसे हमको सामान्य अवस्था में
3D में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित है। अब चूंकि यहाँ पर इसकी जो केंद्रीय परमाणु है निकिल, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, यानी कि 28 में हम 2 माइनस कर देंगे तो 26 बचेंगे। तो यहाँ पर निकिल 2+ आयन के कक्षक में हम देख रहे हैं कि 26 इलेक्ट्रॉन होने पर 4s के कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं और 3D के कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 4s का कक्षक और 4p का कक्षक रिक्त रहता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, जो निकिल 2+ आयन है इसमें जो साइनो लिगेंड है, चूंकि साइनो लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो यहाँ पर ये प्रबल होने के कारण इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्व्यवस्था होता है, यानी कि जो 3D में यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये पीछे की तरफ जाकर के ये 3D के सभी इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं और 3D 4s और 4p के 2 कक्षक रिक्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर साइनो जो लिगेंड है इसकी संख्या 4 है, तो केंद्रीय परमाणु निकिल को 4 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब साइनो द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा तो निकिल के पास 4 कक्षक उपस्थित होने पर ही वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा और उपसंयोजक बन पाएगा। तो यहाँ पर 3D के जो अंतिम कक्षक में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये पीछे की तरफ जाकर के ये सभी युग्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3D का एक कक्षक 4s का और 4p कक्षक के 2 कक्षक रिक्त हो जाते हैं और इस प्रकार यह dsp2 संकरित अवस्था में होता है। मतलब जो निकिल है केंद्रीय धातु परमाणु ये dsp2 संकरित अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जैसे हमको ये टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन के कक्षक प्रदर्शित है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो साइनो लिगेंड है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाने पर ये उपसंयोजक बंध बनाता है और ये dsp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार से टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन संकुल का निर्माण होता है। यहाँ पर जो टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन की वर्ग समतलीय संरचना प्रदर्शित है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो साइनो लिगेंड ये चारों कोनों पर और निकिल सेंटर में स्थित है। तो इस प्रकार इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है और इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है और इसकी चुंबकीय गुण प्रति चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन यह संकुल प्रति चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन के अलावा और भी अन्य उदाहरण है, जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। तो इस प्रकार से संयोजकता बंध सिद्धांत में कहा गया है कि डी कक्षक की उपस्थिति होना चाहिए। तो हम दोनों उदाहरण में देख रहे हैं कि इसमें डी कक्षक उपस्थित है और बंध का प्रकार उपसंयोजक बंध है। लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसंयोजक बंध बनाया जाता है। संकुल की ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि जो उपसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल होते हैं उसकी आकृति या तो चतुष्फल की होती है या फिर वर्ग समतली होती है। और जो संकुल के चुंबकीय गुण है, तो यहाँ पर दोनों संकुल जो है प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह अनुचुंबकीय गुण और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो यह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने संयोजकता बंध सिद्धांत की जो 4 पॉइंट थे और उपसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों के दोनों उदाहरणों को समझे। आगे हम समझते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। तो फर्स्ट है संक्रमण धातु संकुल रंगीन लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम का कोई स्पष्टीकरण नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बहुत से संक्रमण धातु होते हैं इनके जो संकुल होते हैं ये रंगीन होते हैं, परंतु जो संयोजकता बंध सिद्धांत है इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है। सेकंड, चुंबकीय गुण ताप के साथ क्यों परिवर्तित होते हैं, मतलब जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो इस बात को भी नहीं समझा पाता है कि चुंबकीय गुण ताप के साथ क्यों परिवर्तित होते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत का थर्ड सीमा है कि उपसंयोजी यौगिकों में बंधन को केवल गुणात्मक रूप से वर्णित करता है।
तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि बंधन उपसर्ग संयोजी बंधन को प्रदर्शित करता है, तो ये गुणात्मक रूप से ही वर्णित कर पाता है, मतलब उसका वर्णन करता है। फोर्थ, संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के संकुल होते हैं ये स्थायी क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं कर पाता है। और फिफ्थ है, प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड के बीच विभेद नहीं, मतलब कि इसमें हम अभी समझे कि जो साइनो लिगेंड है ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड ये क्या है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत इसको पूर्ण रूप से अलग अलग करके नहीं बता पाता है। तो इस प्रकार आज हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के 4 पॉइंट को उपसर्ग संयोजन संख्या 4 वाले संकुलों के 2 उदाहरणों के माध्यम से समझे और संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं को विस्तार से समझे। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत की जो सीमाएं हैं इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या फिर लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर और अधिक अच्छे से समझाया जा सकता है। तो अगली वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।